पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। आपको यह बताना है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। आपने मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट है वो पढ़ा होगा है इंडियन पॉलिटी में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी का, तो उस टाइम में आपको यह बताना है कि तीन जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहली है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल, सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल, कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्सपेंशन का प्रोविजन था सेंट्रल और प्रोविंशियल में, मतलब दोनों स्तर पे। दूसरा क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो लाया गया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं, मतलब अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी किसी खास कम्युनिटी के लिए। तीसरी स्टेटमेंट है एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय की और गवर्नर में इंडियन का एसोसिएशन इंडियन को मेंबरशिप मिली। तो ये तीन स्टेटमेंट बताइए कौन कौन सी करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी। आप चाहें तो थोड़ा देख भी सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ भी है कि जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स है वो उस रिफॉर्म्स को 1909 का एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस रिफॉर्म्स में इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी साइज सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे उनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट था जो कि वो भी करेक्ट है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में इन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का, मतलब कि मुस्लिम वोट डालेंगे मुस्लिम मेंबर्स के लिए, वो वाला सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसमें आया था, ये एक्सेप्ट किया गया था। और तो तीसरी स्टेटमेंट थी मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स से रिलेटेड कि फर्स्ट टाइम है वो इंडियन की एसोसिएशन हुई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय और गवर्नर की, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो पहले इंडियन बने थे जो कि लो मेंबर अपॉइंटमेंट हुए थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इसके अलावा इसमें हुआ था प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार के लिए। इसके अलावा जब आगे के एक्ट होते हैं उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए होते हैं, SC/ST के लिए होते हैं, दूसरे यूरोपियन के लिए होते हैं, सिख के लिए होते हैं, तो ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। कुछ एक क्वेश्चन और आएंगे इससे रिलेटेड, जब आप उनको क्लब करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार है वो पहली महिला स्पीकर है वो बनी थी। उसके बाद लगातार 2 बनती है महिलाएं, ठीक है, दूसरी बनती है, आपको दूसरी का नाम भी बता देना है कि दूसरी कौन थी। इस प्रेजेंटेशन में आगे कुछ चलकर एक आएगा इस अगले शख्स से रिलेटेड भी, ठीक है। तो जो मीरा कुमार है वो 2009 से लेकर 2014 उस टाइम में वो 15वीं लोकसभा थी। ये लोकसभा के नंबर है वो भी आज रखने, आमतौर पे एग्जाम में आ जाते हैं कुछ फैक्चुअल जानकारी, ठीक है। इससे पहले मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी वो रह चुकी थी, और मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वो भी रही थी, ठीक है। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन, विच इज द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट बियर इट्स नेम। क्वेश्चन लिया हुआ है कि जो पोस्टेज स्टैम्प होती है, डाक टिकट होती है, उस कंट्री का नाम नहीं है वहां पर, राजा महाराजाओं वाला कंट्री होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो कौन सा है? यूके है, जहां पे कि पोस्टल स्टैम्प पे उस देश का नाम नहीं होता, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या है इसका? इसका यूनाइटेड किंगडम, बी इसका आंसर इसमें होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ। जब एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस पे नाम होगा इस पे नहीं होगा, या कुछ एक फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इस पे गूगल रिसर्च करके आप अपनी स्टोरी वगैरह भी बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, ये सारी चीजें। विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है वो भारत के किस राज्य की है, ठीक है। तो सबसे इसका आंसर क्या होगा? गोवा की डिस्ट्रिक्ट है, गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट होती है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है। 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगले डोगरी लैंग्वेज है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों में या यूनियन टेरिटरी में मुख्यतः बोली जाती है?
तो डोगरी लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है क्या कौन से जगह पे ये बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। मुख्यतः ये जम्मू के एरिया में बोली जाती है और कुछ एक हिमाचल के एरिया में बोली जाती है। तो ये पहाड़ी टाइप की लैंग्वेज है, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ये ए। आगे देख लेते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंसर्न ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं है, मतलब यूपीएससी के दायरे में क्या नहीं आता। ये क्वेश्चन क्या आता ये नहीं पूछा है, क्या नहीं आता है वो चीज पूछी गई आपसे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी मैटर, टैलेंट हंटिंग, ये 5 आपके सामने सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यूपीएससी क्या नहीं इसमें करती, यूपीएससी क्या नहीं करती। तो इसमें यूपीएससी है वो एक तो पहला नहीं करती, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज नहीं करती और ट्रेनिंग नहीं देती। ट्रेनिंग देने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट अलग से, पर्सनल ग्रीवेंसेस पेंशन वाला डिपार्टमेंट अलग से है। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन सर्विस है वो संविधान में की या पार्लियामेंट को अधिकार दिया हुआ है संविधान ने कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है, जैसे ओल्ड एज जुडिशियल सर्विसेज है, आईपीएस आईएएस है, ये क्लासिफिकेशन सर्विसेज वाली है, ये संविधान के जरिए होती है। ठीक है। इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी मैटर है या जो मेरिट खोजना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, टैलेंट हंटिंग का मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाना या प्रमोशन के बारे में अपनी रिकमेंडेशन देना, तो ये वाला जो दूसरा और चौथा 5वां है, ये रोल यूपीएससी करती है। क्लासिफिकेशन और ट्रेनिंग वाला रोल नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो एक बार पढ़ भी सकते हैं जो आपके सामने दिया हुआ है। इन विच ईयर वाज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड। किस साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो पास किया गया था कि राज्यों में भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा जिससे कि वो वित्तीय संसाधन जुटा सके। ठीक है। तो ये एक्ट के जरिए क्या है कि राज्य अपना स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना सकते थे। तो ये कब पास हुआ ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी 1951 में। 1951 में इनफैक्ट है ये एक्ट बना था और ये जो फोर्स में आया था वो आया था 1 अगस्त 1952 को। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगली या पिंगाली, आप जो भी बोलना चाहते हैं, पिंगली वेंकैया रिमेंबर्स इवन टुडे। पिंगली वेंकैया वो जाने माने गांधीवादी और फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। वो खास किस बात के लिए आज भी जाने जाते हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है। बताओ कि इनका क्या ऐसा योगदान था। तो इसका राइट आंसर क्या है कि उन्होंने भारत का झंडा डिजाइन किया था। ही डिजाइन्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगे चले। और वो कहां से बिलोंग करते थे? इनफैक्ट क्या है कि वो आंध्र प्रदेश, जो आज के टाइम में मछलीपट्टनम है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित संविधान में आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 54 है। उसका संबंध है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये बात काफी इस प्रेजेंटेशन में हमारी जो सीरीज है उसमें आ भी चुका है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाता है 60। मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मोशन अंडर रूल डैश ऑफ लोकसभा। कि जो मुद्दे जनता के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि एक्चुअली विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय, मतलब कि वो बारी बारी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय ए स्पेसिफिक मेंशन अंडर आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 377 के तहत। आर्टिकल नहीं है, इनफैक्ट रूल है ये। आर्टिकल तो संविधान का हो जाता है, ये रूल है बिजनेस करने का, ट्रांजैक्शन करने का लोकसभा में। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं और वो 20 एक ही दिन में 20 मैक्सिमम इस तरह के मुद्दे हैं उठाए जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है ये डिवाइस है 1954 में बनाया गया था, जिसमें कि मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देता है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मामले उठाने में। ठीक है। तो आप चाहें तो और भी ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। रूल 377 है लोकसभा का, उसके बारे में आप चाहें तो ज्यादा पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं इस सीरीज में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनल अवार्ड। आपको यह बताना है कि कम्युनल अवार्ड है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए। कम्युनल अवार्ड का नाम आपने सुना होगा
सांप्रदायिक पुरस्कार या जो भी आप इसको बोलते हैं, इनफैक्ट इंग्लिश का ही प्रॉपर वर्ड है ये। इट इज द टर्म गिवन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड कास्ट बाय रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड है, उन्होंने डिप्रेस्ड कास्ट, जिसको कि आज के टाइम में हरिजन या पहले हरिजन बोला जाता था, आज के टाइम में दलित बोला जाता है, उसको अलग से इलेक्टोरेट मतलब अलग से उनका निर्वाचन अधिकार दिया था, या आप बोल सकते हैं सेपरेट कर दिया था। दूसरा है रामसे मैकडोनाल्ड इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कि रामसे मैकडोनाल्ड है, उनको कम्युनल इलेक्टोरेट है उसका पिता माना जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। इसमें पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट क्यों है, दूसरी गलत क्यों है? ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि जो लॉर्ड मिंटो है उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल है इंडिया में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरल है उसकी शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत की थी। ठीक है, एक तो ये बात है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गई है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ये था ना कि किसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड के लिए, कम्युनल इलेक्टोरल के लिए फादर किसको बोला जाता है? तो रामसे मैकडोनाल्ड नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। अब देखिए क्या है कि पहली जो स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है कि 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं, वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने एक घोषणा की थी रिप्रेजेंटेशन के लिए कि माइनॉरिटी का है जो अल्पसंख्यक समुदाय उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वरना तो उनकी सीटें इतनी आती नहीं है। इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया गया था, या उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को बोला गया कम्युनल अवार्ड। ठीक है, द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम। अब ये जो 1919 में स्टार्ट हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरल होगा, तो वो वाली जो चीज है ना, वो उस कम्युनल अवार्ड के तहत है, वो आगे बढ़ती है। अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम, इसके अलावा सिख है, इंडियन क्रिश्चियन है, एंग्लो इंडियन है, यूरोपियन है, और यहां तक कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसलिए इसका नाम कम्युनल अवार्ड के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड, आप याद रख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन इस पे आ भी जाते हैं। ठीक है, अब गांधी जी क्या है कि बहुत ज्यादा हताश थे, बहुत ज्यादा दुखी थे कि भाई हिंदुओं को आपस में भिड़वाया जा रहा है, क्योंकि SC ST हिंदुओं से अपर क्लास से अलग कर देंगे। हालांकि उस टाइम में जो डॉक्टर अंबेडकर उस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होना उनका भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कई मायनों में जो ये अंग्रेजों की बातें थी, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो उस समुदाय को, तबके को तो तंग कर रहे थे जो कि जिनका बहुमत था, जैसे कि ब्राह्मण है या जो हिंदू कम्युनिटी है उनका। लेकिन जो दूसरे जो वंचित थे उनके लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की, तो उस हिसाब से उन तबकों ने उनको अच्छे रूप में भी माना, जिसकी वजह से कि गांधी साहब है वो नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो डिवाइड कर रहे हैं, और यरोड़ा जेल की पुणे में एक आंदोलन, वो भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद में पूना पैक्ट साइन होता है, जो आप बहुत सारी डिटेल में आप इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हो। Who among the following was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हीरालाल जे कानिया। ठीक है, इसका कानिया के रूप में आप याद रख सकते हैं। कई राज्यों में या कई जगह पे कानिया किसको बोलते हैं? जिसको थोड़ा दिखाई एक आंख से कम देता है, उनको कानिया बोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको आप रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। उनको एक्चुअल में क्या है कि चीफ जस्टिस थे वो, और उनका ऑफिस के अंदर देहांत हो गया था। मतलब जब वो कार्यकाल थे चीफ जस्टिस थे भारत के, उसी टाइम उनका देहांत हो गया था। तो ज्यादा समय तक वो रहे भी नहीं थे। 1951 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1950 से 51 में वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डबल जियोपार्डी इज अंडर। डबल जियोपार्डी है, पहले भी आया था कि दोहरा खतरा, मतलब दोहरी सजा, किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा दे देना, इस तरह का आया था। तो संविधान उसमें उसको बचाता है। यह फंडामेंटल राइट है उसका। किसके तहत है जियोपार्डी, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है, उसमें 20(2) क्लोज 2, मतलब आप 20 की धारा 2 मान लीजिए, इस रूप में भी आ सकते हैं कि कोई भी आदमी है एक ऑफेंस के लिए उसको बार बार पनिशमेंट, एक बार से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
हालांकि इन जो क्वेश्चन है उनका लेवल है वो यूपीएससी वाला नहीं है, यूपीएससी का लेवल है तो हमारी अलग से सीरीज स्टार्ट होने वाली है 20,000 क्वेश्चन की, जिनका लेवल काफी ज्यादा हाई होगा, यूपीएससी है उससे ऊपर होगा, जिससे कि आप डिटेल में समझ पाए। लेकिन ये पीसीएस टाइप की सीरीज या बाकी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आप अगर उस हिसाब से देखें तो ये नीचे वाली लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी वाज सेट अप टू स्टडी। राजेंद्र सच्चर कमेटी है वो बनी थी, जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर कमेटी। आपको बताना है कि वो किससे संबंधित थी। यूपीए काल में इसकी काफी ज्यादा चर्चा होती थी। इन इफेक्ट क्या है कि आज के टाइम में बीजेपी को अगर मौका मिला है सत्ता में आने का, तो एक वन ऑफ द रीजन था कि वो जो सांप्रदायिकता का मामला है वो इस कमेटी के जरिए वो ज्यादा फैला पाए। तो आपको ये बताना है कि वो क्या है मामला, ये किससे संबंधित है। तो इसका संबंधित है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इस मामले पे कि मुस्लिम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से, ताकि उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, उनकी रिकमेंडेशन क्या हो सकती है, इसके लिए कमेटी बिठाई गई। कहने मतलब माइनॉरिटी को ऊपर कैसे लाया जा सकता है। हालांकि जब विपक्ष है उसने इसको यह माना कि ये मुस्लिम का तुष्टिकरण हिंदुओं के खिलाफ है, जो भी ऑब्वियसली के पॉलिटिकल रीजन होते हैं ये तो करने के, लेकिन वास्तव में ज्यादा खराब थी हालात। और आज के टाइम में है कि इसका ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि कुछ होने वाला इसका नहीं है। आगे चल लेते हैं, और ये मार्च 2005 में ये कमेटी बनाई गई थी। आगे देख लेते हैं, फेमस सिविल राइट एक्टिविस्ट आयरन चानू शर्मिला बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप इसका नाम डालेंगे इरोम चानू शर्मिला गूगल में, तो आपको एक लेडी की पिक्चर्स नजर आएगी जिसके काफी दिनों तक भूख हड़ताल पे, और उसकी नाक से वो फूड है, ग्लूकोज है, वो जाते हुए आपको नजर आएंगे एक नली लगाकर। बताना है कि वो सिविलाइट थी, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पोएम भी है, वो पोइट भी है, मतलब काफी ज्यादा एक्टिव है। वो किस राज्य के लिए अधिकारों के लिए लड़ रही है, सिविल राइट्स के लिए लड़ रही है, और वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। हालांकि भारत सरकार है उसके जो आंदोलन वगैरह उसको दबाने की बार बार कोशिश भी करी है हर तरह की सरकार ने, लेकिन काफी सालों से लगी हुई। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। राइट आंसर क्या है इसका? मणिपुर है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस पे आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसको आयरन लेडी भी बोला जाता है, और एक नाम और है मेंगोबी, जिसको फेयरवन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो न्याय करने वाली है। मेंगोबी का मतलब न्याय करने वाले, फेयरवन है, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल सर्विसेज फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी सिविल सर्विसेज है, कौन सी सिविल सर्विसेज है जो कि संविधान में जिसका की जिक्र है, संविधान में जिसका की जिक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल सर्विसेज फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए कौन सी सिविल सर्विसेज का संविधान में जिक्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है, एक तो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तीसरा क्या जिक्र है इसका? है एक पुलिस सर्विसेज है, ठीक है, पुलिस सर्विसेज है, ठीक है। और अगला है इसका वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। पहली, तीसरी और चौथी इसका डी आंसर हो जाएगा। हालांकि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है वो अस्तित्व में नहीं आई, अभी तक नहीं आई। कि संविधान क्या बोलता है कि संविधान में तो है, लेकिन ये पार्लियामेंट के पास उड़ेगा कि पार्लियामेंट एक्ट बनाकर इसको आगे प्रोसेस करे, लेकिन पार्लियामेंट इसको अभी तक नहीं कर पाया है, ठीक है। जो इंडियन फोर्स सर्विसेज है वो बाकी जो सर्विसेज है वो बाद में सर्विसेज मेंशन की गई है। जहां हमारा क्वेश्चन ये था कि संविधान में इनका जिक्र कहां है, संविधान में किस किस का जिक्र है। तो एक बार इसका मतलब क्या है कि आपको आर्टिकल 312 में जाना दोबारा होगा, और तीनों में समझना होगा कि जब एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया सर्विसेज है वो कौन सी है, जब आप राइट आंसर देते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन एक आर्टिकल ये भी देखिए कि 3 सर्विसेज है जो संविधान में जिसका की जिक्र है। जो फोर्स सर्विसेज है वो तो बाद में आई है, लेकिन आपको ये देखना है कि 312 में लिखा गया है, तो ये 3 सर्विसेज लिखी गई है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस पर थोड़ा रिसर्च करें 312 आर्टिकल पे, कि ये तीनों, ये तो अलग चीज हो गई। फिर जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हैं ऑल इंडिया सर्विस 3 कौन कौन सी, वो तो अलग थी, तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन होने की संभावना है
वो काफी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जो मिस इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन का, वो आप कर सकते हैं कि संविधान में क्या है और एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसको जरूर सर्च करना 312 आर्टिकल, ये आपको फायदा करेगा। आगे लोकसभा इलेक्टेड बाय 2019 इलेक्शन इज द, जब ये 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ये कौन से इलेक्शन है, ये कौन सी लोकसभा चुनकर आई है। इससे बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन और बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना भी है, क्योंकि ये वाली याद रखनी है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस सारी चीजें पढ़ते रहते हैं तो अपने आप याद हो जाती है इस तरह की चीजें। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर होगा 17वीं लोकसभा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका क्वेश्चन ये आ गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, एमएलए बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 25 साल। और जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बनने के लिए कितनी होती है उम्र, वो होती है 30 साल। और आर्टिकल है 173। आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कि विच मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय द मर्जिंग द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब पिछले कुछ पीछे कुछ समय पहले कुछ एक मंत्रालयों को मिलाकर, जो कि पानी के साथ जिनका संबंध था, पानी पीने से या पानी का रिसोर्सेज से या स्वास्थ्य से पानी का से रिलेटेड, इनको सबको मिला दिया और एक बना दिया। आपको बताना कि उसका नाम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब की 2 मंत्रालय बना दिए। ये कई अलग अलग डिपार्टमेंट या बड़े बड़े नाम थे, छोटा सा नाम बना दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय। आप इसके ऊपर भी जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय कि इसमें क्या क्या मामला चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म संभव। ठीक है, आपको ये बताना है कि सर्वधर्म संभव है, उसका इंटरप्रिटेशन। भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो दूसरे दुनिया के अलग अलग राज्य देशों में अलग अलग टाइप की सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है। ठीक है, तो जब भारत की डेफिनेशन है, मतलब जो निम्नलिखित में सर्वधर्म संभव है, वो कौन प्रमोट करता था, कौन सा राष्ट्रपति है, और ये सर्वधर्म संभव है, ये महात्मा गांधी का क्रिएट किया हुआ एक सेक्युलरिज्म के जो देश को इकट्ठा करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़े ने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उस मुद्दे पे सर्वधर्म संभव है उन्होंने सेक्युलरिज्म को परिभाषित किया था। तो वो काम है वो आगे आगे किसने बढ़ाया, जो कि गांधीयन थॉट प्रोसेस से भी प्रभावित है। इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, आगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, वो इसको सर्वधर्म संभव को सेक्युलरिज्म के साथ रिलेट करते थे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फॉरेनर कैन नॉट सीक इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई आपने राइट टू इंफॉर्मेशन वाला सुना होगा, और हमने सीआईसी से रिलेटेड और कुछ इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे हैं, बार बार लगभग 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, क्योंकि ये चर्चा में भी रहता है। तो एक जो विदेशी है ना, वो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता। पहली स्टेटमेंट तो ये, क्या ऐसा है, क्या आरटीआई है में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है या विदेशी नहीं मांग सकते, क्या है इसका मतलब, पहले स्टेटमेंट तो ये। अब दूसरी देखिए क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर डज नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसका जुरिडिक्शन नहीं है। आप सीआईसी की वेबसाइट पे जाकर एफएक्यू वहां पे दिए हुए हैं, उसमें भी आप एक बार जानना इसके ऊपर, जिससे कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सीआईसी के ऊपर, अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो वो इस पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से भी बनते हैं। ठीक है, तो मेंस का एक तरीका भी आपके तैयारी में हो जाएगा साथ साथ में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना किसी ऑप्शन पे, जरूर आप वेबसाइट पे जाकर वहां पे एफएक्यू लिखे हुए हैं, तो 5वां-6वां एफएक्यू आपको ये वाले मिलेंगे। Complaint or appeal can be filed in the Central Information Commissioner against an order of the State Information Commission। ठीक है, कि क्वेश्चन है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके खिलाफ में, या अपील फाइल की जा सकती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ। किसमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। बताना आपका, ठीक है, बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट, ये करेक्ट पूछा है,
करेक्ट पूछा कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन में करेक्ट है, ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी। इसका राइट आंसर बी। पहली स्टेटमेंट तो ये है, अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि एज पर सेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट है, उसके अंदर इंडियन सिटीजन है कैन सीक इन्फॉर्मेशन अंडर एक्ट। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि फिर तो क्या है कि पाकिस्तान वाले सारा दिन आरटीआई पे खड़े रहेंगे, पाकिस्तान या बाकी देशों, चाइना वाले खड़े रहेंगे कि भारत क्या क्या कर रहा है कोरोना के ऊपर या बाकी चीजों पे, मिलिट्री में, मतलब बाकी जगह पे क्या कर रहा है। तो ऑब्वियसली कि भारत के नागरिक है वो होना जरूरी है। मतलब कोई भी दुश्मन या कोई ऐसा देश जो कि प्रोपेगेंडा न फैलाए, उनको ये अधिकार नहीं है। पहली स्टेटमेंट तो इसलिए आपकी सही है कि कैन नॉट सीक, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। अब दूसरी सी है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव जुरिडिक्शन, कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन है ना उसका रोल अलग है और राज्य अलग, उसके अधीन नहीं आता, वो उसके अधीन नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई, तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जब दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है तो तीसरी गलत हो गई, क्योंकि स्टेट वार के खिलाफ सेंटर में आप फाइलें नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गई, ठीक है। तो पहली दूसरी इसमें करेक्ट है। आंसर क्या हुआ फिर? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चल देते हैं। Who among the following was India's डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जब 1971 की बात आती है तो भारत है वो बड़ा अपनी छाती ठोक कर खड़ा हो जाता है कि बताओ हमने ये जीता, जंग जीता। मतलब जब भी गरीबी या इंडिया के लोग इतने गरीब क्यों है, तो हमने तो लड़ाई जीत ली। क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि उस टाइम में जो मेन, हालांकि लोग इंदिरा गांधी को क्रेडिट ज्यादा देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो लोग होंगे ना जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो जो मेन थे वो थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर। आपको ये बताना है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश के और भारत के डिफेंसेस को कनेक्ट करने में। उनका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या है? जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा। वो थे उस टाइम में भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है। ज्वाइंट कमांड है उसका संबंध, उन्होंने ज्वाइंट कमांड क्रिएट की थी बांग्लादेश और इंडियन फोर्सेस के लिए, जो कि आखिरी अटैक किया था पाकिस्तान के खिलाफ है और इसने फतेह हासिल कर ली थी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ज्वाइंट अटैक का संबंध किससे है? आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। क्वेश्चन यहां पे है कि वो 1876 में भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है वो कौन थे, ये क्वेश्चन आ गया। जो कि उस टाइम में टाइटल्स का बहुत ज्यादा जिक्र होता था। यहां पे भी इंडिया में एक दरबार क्रिएट किया गया था, रानी महारानी आई थी। तो कहने का मतलब है कि जो रानी महारानी की जो टाइटल्स उस टाइम में थे, रॉयल टाइटल्स है, वो उससे उसका बिल पास किया था, आप ये एक्ट बनाया था। ये क्वेश्चन आप उस रूप में ले सकते हैं, उस टाइम में कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। उसके तहत टाइटल इम्प्रेस ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली ट्रांसलेटेड एज केसरे हिंद एंड वाज डेकोरेटेड ऑन हर 1877 दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार 1877 में, ये भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पीछे जो सीरीज चल रही थी उसमें कि कब हुई थी। टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फेसाइज्ड बाय जॉन लोके। जॉन लोके है उससे संबंधित है, जॉन लोके है उससे संबंधित दो सिद्धांत है डेमोक्रेसी के। लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल थे वो डेमोक्रेसी के ऊपर दो सिद्धांत। वो दो सिद्धांत उनके क्या थे? दो सिद्धांत उनके क्या थे? तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आपके सामने, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स राइट, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वुमेन सफ्रेज एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप थोड़ा एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन से दे सकते हैं, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा फिर ये क्वेश्चन। अगर आपने वो चीजें नहीं कर रहे होंगे तो एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ रहे होंगे, आपने सोचा होगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिए मेरा काम हो जाएगा, तो ये आपके मिथ्या न पाले दिमाग में। देखो यहां पे इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने बात क्या की थी कि उन्होंने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, 1689 की बात चल रही है। ये दो फंडामेंटल लिबरल आइडिया आए थे उस टाइम में। इकोनॉमिक लिबर्टी मीनिंग द राइट टू हैव
एंड यूज प्रॉपर्टी, एक तो ये सिद्धांत दिया था उन्होंने, और दूसरा था इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, मतलब इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अकॉर्डिंग टू लोके, इंडिविजुअल वाज नेचुरली फ्री एंड ओनली बिकम ए पॉलिटिकल सब्जेक्ट out of free choice. Without the consent of the people, there could not be formed a civil society. Secondly, Locke emphasized that all men were equal. There was a perfect state of equality with all the power being reciprocal and no one having more than the other. This is a fundamental principle of present day democracy. From it flows the democratic principle of universal participation, that no man shall be excluded from the political process. तो यहाँ पे इस पूरी थ्योरी से क्या निकल कर आ रहा है? इस पूरी थ्योरी से क्वेश्चन ये है कि जब उनकी थ्योरी थी उससे क्या निकलता है जो आज के टाइम में निम्नलिखित में से लागू हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी भी आदमी को आप बाहर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोग है पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेंगे, इसका मतलब सारे लोग वोट डालेंगे। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये उसी का सिद्धांत है, लिबरल डेमोक्रेसी का सिद्धांत, इसमें सारे भाग लेंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक की बात करी कि इकोनॉमिक लिबर्टी है, वो भी उसका एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का। मतलब आपके पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो इंटेलेक्चुअल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसका यह आधार हुआ कि उसके पास जो चाहता है राइट टू हैव एंड यूज प्रॉपर्टी वो होना चाहिए। तो यही तो बात है उसमें पहले वाले में। तो इसको आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं, थोड़ा ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उस पर अगर कोई बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसकी थोड़ी कमांड हो तो इसको एडिटोरियल समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग टाइप के आइडियोलॉजी पढ़ेगा, वरना क्या उसको लगेगा कि उसको बहुत कुछ आ रहा है एडिटोरियल में, लेकिन एक्चुअल में आ नहीं रहा होगा वो, क्योंकि समझ में उसका लेवल ही पता नहीं चल रहा होगा उसको क्या है मामला। आगे देखिए, द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज रिफ्लेक्टेड इन, ये जो क्वेश्चन पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसी से कहीं कहीं कनेक्ट है। यहां पे भी क्या है कि आपकी जो आइडियोलॉजिकल थ्योरी है, डेमोक्रेसी के विचार है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है ये कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो एक्चुअल में माइंड एंड आइडियल ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका विचार कैसे थे, वो किसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके विचार थे वो रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में। क्यों? प्रीएम्बल अपने आप में आईना है, गेटवे है, पूरा आईडी कार्ड है पूरा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? प्रीएम्बल है इसका राइट आंसर है। उसमें कि भारत कैसा होगा, किस तरह की लिबर्टी है, किस तरह का जस्टिस है, कौन कौन से टाइप के जस्टिस है वो दिए जाएंगे, और डेमोक्रेसी भी कैसा होगा, रिपब्लिक होगा या और कोई मोनार्की टाइप होगा, कैसे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। Which of the following statement are correct about with regard to the expenditure charged upon the consolidated fund of India? यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक संचित निधि जिसको बोलते हैं, उसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बताना है कि जो एक्सपेंडिचर निकाले जाते हैं जिसको कि चार्ज होते हैं। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आता हुआ होगा, मतलब आपको हो सकता है क्वेश्चन की समझ हो लेकिन मतलब मुद्दे की समझ हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठे, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मतलब नॉलेज हो लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए ध्यान से करना इसको। इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। क्या ऐसा कि वोट पार्लियामेंट में वोटिंग होती है किस पे? चार्ज एक्सपेंडिचर पे। चार्ज एक्सपेंडिचर पे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी है, जजेस की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर की सैलरी है, जो कि इंडिपेंडेंट संस्थाएं बॉडी होती है, उनके अगर पेमेंट करनी हो तो क्या पार्लियामेंट में वोटिंग होती है? पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी है कि इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, की डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में। तीसरी है कि इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लोकसभा ओनली, कि लोकसभा में सिर्फ वोट होता है। और चौथा है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, कि वोट नहीं होता पार्लियामेंट में। ठीक है। तो बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है सी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन हो सकती है। तो यही तो घुमाकर पूछा हुआ है कि वोटिंग किस में हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है पार्लियामेंट में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपलिटी में, ठीक है, म्युनिसिपलिटी में मेंबर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? दोनों में सेम है, म्युनिसिपलिटी में और पंचायती राज में, मतलब पंचायतों में भी सेम है। सरपंच बनने के लिए या आपका वार्ड का मेंबर बनने के लिए म्युनिसिपलिटी में
कितनी उम्र होनी चाहिए। आपने कभी अखबारों में पढ़ा होगा ना कि वो लड़की बन गई, उसने एमए की है, वीर, वो गांव में नई नई आई लड़की बनी, लड़की और सास बहू और ननद के बीच में दोनों में फाइट, ऐसी चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 21 साल। 21 साल इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। और क्या क्या एलिजिबिलिटी है म्युनिसिपैलिटी के लिए? म्युनिसिपैलिटी का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो क्या है कि भारत का नागरिक 21 साल की उम्र और वार्ड में, किसी वार्ड में आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, और इससे पहले आपको कोई डिस्क्वालीफाई न हो जानी चाहिए म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लिए, और इसके अलावा आप किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय भी नहीं होनी चाहिए। Which of the district listed as options is not one of the 3 district in the चंबल डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? ये चंबल के डाकू आपने सुना होगा, चंबल के ऊपर फिल्में, चंबल वैसे भी अखबारों में रहता है, चंबल के लिए कोई स्पेशल पैकेज, ये सारी चीजें चंबल के बारे में रहती है। बताना आपको कि ये गरीब और डरावना सा एरिया है, फिल्में भी काफी बनती है लेकिन इस तरह के एरिया में। बताना आपको मध्य प्रदेश में जो एरिया है ये डिवीजन है, इनफैक्ट है एक बड़ा डिवीजन है, एरिया है, इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसमें छिंदवाड़ा नहीं है, जो कमलनाथ वाला है छिंदवाड़ा वो नहीं है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस डिवीजन में भिंड है, मोरेना और श्योपुर है, और मोरेना है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है चंबल डिवीजन का। स्टेट पोसेसेस, स्टेट राज्य के पास क्या होता है? स्टेट किसको बोलेंगे? स्टेट ओनली एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है उसके पास में, ओनली इंटरनल सोवरेनिटी होती है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है, नाइदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल होती है। तो एक तो क्या है कि स्टेट मतलब एक ऐसी सरकार जो इंडिपेंडेंट फैसले ले, मतलब ऐसा देश जो इंडिपेंडेंट फैसले ले। अंदर जो भी हो रहा है इंडिया में, अगर कोरोना हो रहा है तो लॉकडाउन कितने राज्यों में करना है, कितना में नहीं करना है, वो सरकार के हाथ में है। और दूसरा क्या है कि बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल है, सोवरेनिटी होगी, उसी को स्टेट बोलेंगे, वरना स्टेट नहीं कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? सी इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, जो 1935 का एक्ट बना था उसका आधार क्या था? किन किन बातों को रखकर ये एक्ट है उसमें चेंज किए गए थे, या पहले जो चीजें थी चल रही थी, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि क्या इसका आधार था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। हालांकि जो इसके ऑप्शन बहुत आसान थे, आप इसका आसान इसे आंसर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके अगर अलावा आंसर होते तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। साइमन कमीशन का रिपोर्ट एक आधार थी, रिकमेंडेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके आधार पे व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेश किया था 1933 में, वो आधार था। और ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, वो आधार थी। इन सारी चीजों के आधार के ऊपर 1935 के चीजें बनाई गई। The fraternity mentioned in the preamble refer to the common brotherhood of all the citizens. Constitution promote fraternity through the following. अब सामने आपकी ये समझ में आती है नहीं आती है पॉलिटी, ये पता चलेगा इस क्वेश्चन से भी। भाईचारा लिखा हुआ है प्रियम्बल में, और आपने रट्टा भी मारा होगा प्रियम्बल भाईचारा, ये वाली चीजें बताना आपको ये है कि जो प्रियम्बल में भाईचारा लिखा हुआ है, जिसमें कि कॉमन ब्रदरहुड की बात होती है सभी नागरिकों के बीच में, तो निम्नलिखित में से संविधान है वो कहां कहां पे प्रमोट करता है? संविधान में कहां कहां में लिखा प्रमोशन वाली चीजें फ्रेटर्निटी, वो तो एक बेसिक चीज हो गई, लेकिन अंदर कहां कहां पे चीजें हैं जिसमें कि पता चलता है कि फ्रेटर्निटी भाईचारा प्रमोट हो रहा हो। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, 81 का आंसर है आपको देना है, और राइट आंसर बताना, मतलब इनमें से क्या राइट होगा ये बताना है। तो देखो, पहला सिंगल सिटीजनशिप है कि एक ही वोट होगा, जिससे कि भाईचारा सिटीजनशिप होगी, मतलब एक ही आपके पास सिटीजनशिप होगी, न कि राज्यों की अलग होगी, देश की अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। इससे लोग कनेक्ट रहेंगे, बंधे रहेंगे, भाईचारा बने रहेगा। वरना ये उसका सिटीजनशिप है, ये राजस्थान का, ये बिहार का सिटीजन है, मैं राशन क्यों दूं, ये क्यों दूं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो सिंगल सिटीजनशिप भाईचारे को प्रमोट करती है। दूसरा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी है, वो भी इसको, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो एक मिनट को,
फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो सरकार करती है, सरकार एक्शन लेती है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की नागरिकों की जो एक कर्तव्य है, जहां पे लिखा हुआ कि भाईचारा बना के रखना, आपने देखा पढ़ा हुआ ना 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें एक ये है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि भाईचारा बना कर रखें, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होगी। तो वहां पे स्पेशल मेंशन है, तो फंडामेंटल ड्यूटी वहां पे मेंशन है। तो पहले और तीसरे में क्या है कि जो फ्रेटर्निटी है वो उसको प्रमोट किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। और जो फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है संविधान में, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये वाली जो चीजें रशियन से ली गई। और फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा होता है? 51A। आगे देख लेते हैं। Which of the following banks was authorized to issue electoral bonds? इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं चुनाव में कि ब्लैक मनी ज्यादा इस्तेमाल न हो, यह सरकार का मानना था। इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड है, वो लाए गए। बताना आपको यह है कि कौन सा बॉन्ड है जहां पे कि अगर कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहे तो एक माध्यम इलेक्टोरल बॉन्ड रखा गया, उसके जरिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आपको बताना है वो बैंक है जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसको दिया जा सकता है। आप अपनी मनचाही पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं और आपकी चीज को वो प्राइवेट रखा जाएगा कि किस पार्टी को आपने किसने दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SBI इसका राइट आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आप चाहें तो और पढ़नी चाहिए आपको, जो मेंस की तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो करप्शन को रोकते हैं या करप्शन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं? पिछले दिनों इस पे भी काफी ज्यादा बहस हुई और लोगों ने माना कि ये नए टाइप का बड़ा करप्शन है जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पक्ष यह है कि अब और तरीका क्या है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने के लिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वही एक बेस्ट तरीका हो सकता है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके तहत। तो अलग अलग मान्य, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ इस पे आदेश था, आप इस पे जाकर जरूर पढ़ें, एक बार में देखें कि ये मामला था क्या। ठीक है, और जिन्होंने कोई हमारा यूपीएससी मेंस का दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने काफी ज्यादा वीडियो बनाए हुए हैं, वहां पे काफी ज्यादा कंटेंट बनाया हुआ है जो इस तरह के मुद्दे हैं उसके ऊपर। Which of the following union territories has been granted a partial statehoodship? निम्नलिखित में से कौन सी यूनियन टेरिटरी या कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं? कौन सी टेरिटरी ऐसी है जिसको कि स्टेटहुड आधा राज्य का दर्जा है, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, जैसे दिल्ली पूर्ण राज्य तो नहीं है दिल्ली, तो उसी तरह से क्या है कि वहां पे कुछ दर्जा है। तो बताइए कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी है, वहां पे विधानसभा, बाकियों में विधानसभा नहीं है, बाकियों में विधानसभा नहीं है। अब आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लद्दाख में नहीं है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर है, वो राज्य था, हालांकि लद्दाख भी उसका हिस्सा था, लेकिन आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर है वो टेरिटरी है। बताना है आपको कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली है? आप बोलेंगे चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, क्या असेंबली भी नहीं है? क्या ऐसा है प्रोविजन में? जब ये नया बना यूनिटी बनाएगी तो क्या उसमें प्रोविजन है कि यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में उसकी अलग से स्टेट लेजिस्लेचर होगी और उसके बाद में चुनाव होगा? क्या ये प्रोविजन है? देखिए, आप पढ़िए, थोड़ा सर्च मारिए, इससे याद होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, राज्यों का संचालन किसके जरिए होता है? पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट द्वारा होता है। मतलब जो देश है वो चलता कैसे है, देश किससे चलेगा? तो इसका राइट आंसर है, बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने एडिटोरियल टाइप की चीजें पढ़ते हैं ना, वो बच्चे ज्यादा सक्षम होते हैं ऐसे क्वेश्चन देने में, जवाब, क्योंकि उनको समझ होती है सारी चीजों की। कई बच्चे क्या एडिटोरियल इंग्लिश सुधारने के लिए पढ़ते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि एडिटोरियल पढ़ने के लिए किसने बोला इसलिए पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, थॉट प्रोसेस और विजडम डेवलप होता है, उससे बहुत फायदा होता है चीजें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड, कि पहली बार केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका गठन है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो गठन है वो 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वाज ए लेजिस्लेचर इन इंडिया क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फ्रॉम द फॉर्मर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंप्लीमेंटिंग मॉन्टेग-चेल्मरसन रिपोर्ट। इट वाज फॉर्म्ड इन 1920। तो इस पे भी थोड़ा देख सकते हैं आप। वैसे तो उसमें पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे और पॉलिटिकली भी पढ़ रहे होंगे। इन चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूजन कर ही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन नॉलेज होने के बावजूद इस क्वेश्चन में ट्रैप में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रैप में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका पार्लियामेंट कैन इंक्रीज ए टैक्स। क्या पार्लियामेंट के पास में टैक्स को इंक्रीज करने की पावर है? बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी है। अगर आपने जनरल सोचा ना तो आपके आंसर गलत होगा। इस पे थोड़ा दिमाग लगाकर सोचना कि क्या लोकसभा में जब राष्ट्रपति द्वारा बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल उस पे और एप्रोप्रिएशन बिल, उसमें टैक्स क्या बढ़ाया जा सकता है? अगर सरकार ने 20% लगाया है, क्या 30% कर सकती है पार्लियामेंट? कहने का मतलब वो है। दूसरा है पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस ए टैक्स, पार्लियामेंट कैन अबोलिश ए टैक्स, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस ए टैक्स। तो क्या ऑप्शन है इसके करेक्ट? ठीक है, क्या इसके ऑप्शन करेक्ट है? चलो आप आंसर देने की कोशिश करो। मैं आपको फैक्ट मुद्दा बता देता हूं कि पार्लियामेंट है वो कभी भी टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकती। जो भी पार्लियामेंट के पास राष्ट्रपति के जरिए वित्त मंत्री ने रखे हैं प्रपोजल्स, उसके अंदर लोकसभा बहस कर सकती है, वो माफ कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है किसी टैक्स को, कम कर सकती है किसी टैक्स को, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकती, वो बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, तो बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो ये वाला होगा। क्या है? देखिए कि पार्लियामेंट कैन अबोलिश ए टैक्स, खत्म कर सकती है, ये बताया मैंने। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स, इंक्रीज नहीं कर सकती, ये बात बताई, करेक्ट है ये भी। ठीक है, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस ए टैक्स, पार्लियामेंट कम कर सकती है टैक्स, ये बात भी ठीक है। तो 3 ठीक है। ये क्या गलत है? पार्लियामेंट कैन इंक्रीज ए टैक्स, ना, पार्लियामेंट नहीं कर सकती इंक्रीज। पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस ए टैक्स, गलत है ये भी, पार्लियामेंट तो कर सकती है रिड्यूस, तो ये भी गलत हुआ। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखना अपने आपको कि कितने बच्चों का ये गलत हुआ है, नहीं हुआ है, या आपके दिमाग में बैठाना कि क्यों हुआ गलत, जबकि ये छोटी सी बात थी ये तो। Who among the following was the speaker of 16 लोकसभा? आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे। 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन है वो स्पीकर, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी और उन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में को रिप्रेजेंट किया था 1989 से लेकर 2019 तक, मतलब काफी लंबे समय तक, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लेडी थी और वो रिटायर हो गई है अब, और वो यूनियन मिनिस्टर भी, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये मामला। क्या है ये कि यूनियन टेरिटरी है, हाल फिलहाल में कुछ मर्ज किया गया यूनियन टेरिटरी में, तो मर्ज किया गया है, तो बताओ वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहां होगा, मतलब कैपिटल कहां होगी, दूसरे शब्दों में उस पर्टिकुलर टेरिटरीज का, या एक टेरिटरी बना दिए उसका। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी कैपिटल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब देखिए क्या मामला है कि यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूवल दी और डेजिग्नेट किया, अप्रूवल फॉर डेजिग्नेशन ऑफ दमन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ 2 मर्ज टेरिटरी। तो 2 जो मिली टेरिटरी, मर्ज की गई है टेरिटरी। आपको हो सकता है कुछ बच्चों को पता होना, नहीं पुरानी चीजें वो पढ़ रहे हो किताबें वगैरह में, लेकिन 2 टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसकी कैपिटल बना दी गई है दमन। थोड़ा रट्टा मार लें इसको। Which of one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic feature of the Indian Constitution? यह बात पहले भी आई है कहीं न कहीं क्वेश्चन में हमारे,
ठीक है। तो बताना आपको कि सेकुलरिज्म, और देखो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी पूरी डेफिनेशन है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई फिक्स नहीं है, समय समय पर केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और उसके बाद क्या है कि उसमें ऐड होती जाती है चीजें। ठीक है। तो इसमें एक सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को एक अभिन्न अंग माना, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना, ऑफिशियली बता दिया कि भाई ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। बताओ उस केस, किस केस में ये फैसला दिया था, किस केस में ये फैसला दिया? तो मेरी स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुन लिया होगा आपने। अब बताना आपको राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है एसआर मुंबई केस। चाहे तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा इस पे मत्था मारिए, इस पे विकिपीडिया वगैरह पे कि ये मामला क्या था। एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की बात आती है, जहां पे जस्टिस सामंत और कुलदीप सिंह ने उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म का एजेंशियल फीचर बताया था संविधान का उन्होंने, और बेसिक स्ट्रक्चर बोला था उनको। सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 356 को इस मामले में, मुंबई वाले मामले में बहुत विस्तार से इसका सोचा था कि क्या दिया जाए। तो फेडरलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट माना था कि केंद्र सरकार है, ये मत माने कि सब कुछ उनके हाथ में, ऐसा नहीं है। इस चीज पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रवैया अपनाया था केंद्र शासित राष्ट्रपति शासन लगाने पे। और आजकल सरकारें बड़ी डरती है इस वाले फैसले से कि राष्ट्रपति लगाते हुए एसआर मुंबई केस का हवाला उठ जाएगा। Autocracy means rule by few, rule by king, absolute rule by one, rule by the representation of the people। तो क्या है ऑटोक्रेसी? आपने ऑटोक्रेट बन गए। ऑटोक्रेसी के ऊपर बड़ा चर्चा सुनते हैं। जब भी कोई बहुमत वाली गवर्नमेंट होती है, उसकी बहुत ज्यादा सीटें होती है, वो क्या ऐसे एक्शन लेती है जिसमें कि कुछ लोग उनको बोलेंगे कि ये तो ऑटोक्रेट बन गए हैं। ठीक है। तो ऑटोक्रेट बन गया है, या एक्चुअल में ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, कि एक की ही चलेगी, एक की ही चलेगी। ठीक है। आप कोई देश बता सकते होंगे जरूर कि जहां पे कि एक की चलती है, आप बोलेंगे नॉर्थ कोरिया सबसे इसका टिपिकल एग्जांपल है, तो आपकी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है कि वहां नॉर्थ कोरिया जैसा हाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह बताना है, ठीक है, आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, बताना है कि आपको जो चारों स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है। तो इट इज नॉट ए जस्टिसिएबल इन नेचर, कि प्रीएम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है। क्या ये बात सही है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं प्रीएम्बल में ऐसा लिखा प्रीएम्बल है? क्या प्रीएम्बल है? इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, ये सही है क्या स्टेटमेंट? इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन ए सोर्स ऑफ पावर टू द एग्जीक्यूटिव, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट्स बिलो। तो ये 4 जो ऊपर स्टेटमेंट दिए, कौन सी इसमें करेक्ट है, कौन सी इसमें करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, कि आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। ये जनरल है जो कि गाइड करता है भारत का संविधान कैसे होगा। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा नहीं, इसको अमेंड किया गया है और किया जा सकता है, इसका मतलब तो ये भी है, इसको अमेंड किया जा सकता है। इट कैन ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है कि संविधान की चीजों को चेंज कर सकता है, ये ओवरराइड नहीं करता, ये उसको एक किस्म से सप्लीमेंट ही करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओवरराइड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। इट हैज बीन ए सोर्स ऑफ पावर टू द एग्जीक्यूटिव, संविधान है सोर्स की पावर, न कि प्रीएम्बल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ए इसका राइट आंसर है। थोड़ा आप चाहें तो पढ़ लीजिए कि क्या है मामला। प्रीएम्बल इज नॉट जस्ट अब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपके दिमाग में आया होगा कि वो था केशवानंद भारती, जबकि वो तो एसआर मुंबई केस था। यहां पे केशवानंद भारती केस का एक बार जिक्र आ रहा है दोबारा। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में था, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये प्रीएम्बल वाला फंडा है ना, वो केशवानंद भारती केस से कहीं की टांग फंसी हुई है इसमें। Preamble is not justiciable, that is, its provisions are not enforceable in court of law. In Keshwanand Bharti case, Supreme Court held that preamble can be amended. तो फिलहाल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है केशवानंद भारती के बाद में, हो सकता है आगे चेंज हो जाए तो अलग बात है। प्रीएम्बल है अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर, कि बेसिक फीचर में नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन वो जो पहले आया था ना, वो तो था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बेसिक फीचर ये है, वो था
कई बच्चों ने हो सकता है दिमाग में उनको केशवानंद भारती की हमेशा बिना उसको अखबार वगैरह ढंग से नहीं पढ़ते, क्यों अखबारों में बार बार आता है एसआर मुंबई केस का जिक्र, जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो एसआर मुंबई केस का जिक्र आता है। तो बच्चों को थोड़ा सा समझना की जरूरत है कि एडिटोरियल को समझे वो अच्छी तरह से। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वो ओवरराइड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, कि वो सोर्स नहीं है, सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल नहीं है, और न ही वो क्या है कि वो रोकता है लेजिस्लेचर को किसी चीज को करने में। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परेशानी में डाल सकती है अगर आपने समझने की कोशिश नहीं की, चीजों को, विजडम को डेवलप नहीं करने की कोशिश की तो। ठीक है, तो इसी लाइन का हवाला था क्वेश्चन में और इस केस से रिलेटेड था। एनीवे आगे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमulgated, ये भी आप काफी चर्चा सुनते होंगे अखबार वगैरह में, तो ये बताओ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है वो कब बना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है 1963 में, 1963। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दो बोर्ड बना देता है, रेवेन्यू फॉर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। Which committee was appointed to give a detailed report on the non-performing assets of public sector banks? पब्लिक सेक्टर बैंक्स किया जो एनपी है, पूरे वर्ल्ड में क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हालात इतनी ठीक अक्सर होती नहीं है और नहीं है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसकी हालात काफी ज्यादा खराब हुई है। मतलब कि कुछ एक जैसे कि कोयला की जो एक अलॉटमेंट हुई थी, स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट हुई थी, या बड़ी बड़ी जो अलॉटमेंट हुई थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से कहीं ना कहीं क्या है कि, और कुछ एक करप्शन का भी मामला आप बोल सकते हैं, कुछ एक, और इकोनॉमी है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनके पास इतनी इनकम नहीं आ रही कि वो अपना वापस दे पाए, कुछ नियत भी होती है, तो उसके लिए क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कैसे मामले को समाधान इसका ढूंढा जा सकता है। बताओ कि उस कमेटी का नाम क्या है। सुनील मेहता कमेटी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है थोड़ी, सुनील मेहता कमेटी क्या है तो वो आप जरूर इस पे देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, संवैधानिक राजतंत्र। इसका थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है वो पीछे में हमारे जो क्वेश्चन थे सीरीज में उसमें आया, इसका जिक्र कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्ड आया है। बताओ ये क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किंग राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, किंग इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, किंग एक्सरसाइज पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किंग इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो किंग एक्सरसाइज द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने उसको पावर दिया, उसको इस्तेमाल करता है। एशिया का सबसे बड़ा मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहां पे है बताओ। तो इसका देखिए यहां पे समझिए कि एशिया में दो मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक जापान है और एक थाईलैंड है। एक जापान है, एक मतलब वहां पे संविधान के अनुसार चीज चलती है, लेकिन वहां पे राजा महाराजा है। जैसे चाइना में राजा महाराजा नहीं है। कहीं ना आप चाइना के साथ तो इसको ऑटोक्रेट के साथ लिंक मत करना, मोनार्की अलग चीज होती है। मोनार्की का मतलब ये नहीं है कि ऑटोक्रेट हो गया, जैसे इंग्लैंड है वहां पे मोनार्की है, आप इंग्लैंड को चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत देशों में है, बड़े बड़े देशों में है, जो कि सबसे ज्यादा एफडीआई इंडेक्स में नंबर आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी रैंक आती है, उन देशों में भी है, उन देशों में भी मोनार्की है। तो इसको आप उल्टा मत सोच लेना कि चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर करें, ये अलग चीज है। ठीक है, गणतंत्र होता है ना, रिपब्लिक होता है, उसके जस्ट उल्टा है, आप ये सोच सकते हैं। तो कुछ देशों में गणतंत्र, कुछ देशों में मोनार्की है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच कंट्री इज रूल्ड बाय किंग एंड द क्वीन हुज पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने उसको पावर नहीं दी है, बस वो नॉमिनल हेड ही होता है। ठीक है, तो ऐसे कहां पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ज्यादातर में, जैसे कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, स्पेन में, लग्जमबर्ग, मोनाको, लिechtenstein, स्वीडन और थाईलैंड, जापान, सारे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे कि ये ऐसा है। संविधान क्या है, संविधान इज silent on the president re-election to the office, allows re-election of a person to the president post, restrict a person to remain president for only 2 terms, has been amended to allow a person only 1 term as president।
संविधान में प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या एक राष्ट्रपति है वो एक बार ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, 2 बार लड़ सकते हैं, 3 बार लड़ सकते हैं? कितनी बार, कोई तो लिमिट होगी ना। तो क्या है उसका, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कि अलाउज री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू द अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट, की इसमें कोई मना नहीं है, दोबारा वो निर्वाचन हो सकता है उसका। बी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 57 बोलता है, आर्टिकल 57 बोलता है कि प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए उस ऑफिस पे, और वो कितनी बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है क्या। चलो आगे देखते हैं कि द इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कि भारतीय जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी वीटो पावर है वो क्या क्या वीटो पावर है। वीटो शक्तियों का जिक्र पहले भी हमारे इस प्रेजेंटेशन में, इस सीरीज में आया है, ठीक है। तो एक पॉकेट वीटो का भी जिक्र आया, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। कौन सी ऐसी वीटो जिसका जिक्र नहीं आया? आप इसको ऐसे भी रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका इस वीटो का जिक्र नहीं आया। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो, इनका जिक्र है। सस्पेंसिव का मतलब कि थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है बिल, उसके बाद कहने का मतलब रिकंसिडरेशन में भेजना पार्लियामेंट को कि दोबारा विचार कीजिए इसके ऊपर, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव। और अगर ऐसा कोई हो कि उस विचार के ऊपर कि मान लो उसने रिजेक्ट कर दिया और कोई ऐसा हो कि आप 2/3 मत से पास करके वापस भेज दें, अगर कोई ऐसी चीज हो कि सिंपल मेजोरिटी से उन्होंने पास किया और राष्ट्रपति ने वापस भेजा, तो क्या सस्पेंसिव वीटो। लेकिन ऐसा प्रोविजन है संविधान में कि ऐसा होने के बाद में अगर कोई 2/3 बहुमत से पास करके भेज दे या 3/4 बहुमत से पास करके भेज दे, तो क्या हुआ? फिर वो क्वालिफाइड वीटो हुआ, मतलब कि उसकी कैटेगरी हो गई है। तो वो तो है नहीं इंडिया में, वो तो है नहीं इंडिया में। तो एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब कुछ नहीं करना, अपनी जेब में रख लेना, ठीक है। और एब्सोल्यूट का मतलब कि वो परमानेंटली आप बोल सकते हैं उसको कि एब्सोल्यूट उसके पास में वीटो आ गई है, विद होल्ड कर लिया उसने, बिल को विद होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हु डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा। लोकसभा में क्वेश्चन है वो पूछने का, जो एडमिट किए जाएंगे, वो डिसाइड कौन करता है? मतलब कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछने की अनुमति कौन देता है? कोई एमपी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो किससे परमिशन लेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है स्पीकर से। स्पीकर की चलती है वहां पे, स्पीकर ही सब कुछ है। और स्पीकर जो गवर्न करता है वो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसके अंदर रूल एंड प्रोसीजर है, उसके तहत ही डायरेक्शन कहां से मिलती है? स्पीकर द्वारा डायरेक्शन दी जाती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वर इंट्रोड्यूस इन दिसंबर। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? क्वेश्चन यह है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक फंड होता है लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए, जहां से वो एमपी है उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है। केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र की स्कीम है आप बोल सकते हैं। तो बताओ कि वो स्कीम कब से है? क्वेश्चन है कि वो स्कीम कब से? आपने वो स्कीम तो सुनी होगी, लेकिन वो है कब से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार क्या है, अच्छा अभी जब कोरोना हुआ तो उस कोरोना के तहत इस फंड को सरकार ने एक बार विराम लगा दिया। सरकार ने इस पे एक बार विराम लगा दिया कि अभी हम पैसे नहीं दे सकते। तो बताना आपको कब से ये है 1993 से। 1993 से इसका राइट आंसर होगा डी। आगे देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पेटिशन। आपने पीआईएल का नाम सुना होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल जा सकती है, मतलब कि जनता से रिलेटेड मुद्दों पे। पहले तो आप क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्योंकि शायद क्वेश्चन में ऐसा कहीं मैं आंसर नहीं दूं पहले। विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पेटिशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बताना है आपको कि कौन सा निम्नलिखित में से रिट, अगर कोई रिट लगाना चाहे, कोई दरखास्त लगाना चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कौन सी याचिका इस 4 में आएगी? पब्लिक लिटिगेशन वाली।
A challenge to the election of the office bearer of a political party against political influence, the decision of lower court or against a general topic. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जनरल टॉपिक पे। जैसे कि मान लो कोरोना के समय में जो मजदूर है, मजदूरों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या है? ये पब्लिक लिटिगेशन है, पेटिशन लगाई है किसी ने जनरल इंपोर्टेंस मुद्दे पे, जनरल टॉपिक पे। ये भारतीय न्याय की, भारतीय जुडिशरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा फीचर नहीं है कि आप ऐसे मुद्दों पे सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक पेटिशन पब्लिक लिटिगेशन में ये आई, ठीक है ना, एक पेटिशन ये लगाई कि जो शराब है कोरोना के टाइम में घर घर पहुंचानी चाहिए, मतलब कि इसको एसेंशियल आइटम घोषित कर दिया जाए और होम डिलीवरी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राज्य सरकारों को कि इसकी होम डिलीवरी कीजिएगा, करने का प्रबंध कीजिए। ये पब्लिक लिटिगेशन का एक क्लासिकल एग्जांपल है, मतलब कि आप सीधा शराब जैसी चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हो सकता है कोई और ऐसा मामला हो जो बाकी ऊपर 3 कैटेगरी में, उसमें आप नहीं जा सकते। तो ये क्या है? अगेंस्ट ए जनरल टॉपिक पे आप पब्लिक लिटिगेशन लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अधिकार है कि उसको आपकी याचिका को मानता है या नहीं मानता, स्वीकार करता है या रिजेक्ट करता है। कईयों को रिजेक्ट भी किया है, जैसे कि आई थी कि ये प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया जाए अभी हाल फिलहाल में कि वो इस कोरोना में फीस न लें। तो ऐसा तो नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, क्यों? स्कूल कैसे चलेंगे? उनको तनख्वाह भी देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है। आगे देख लेते हैं, नो टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बताना है कि ये क्या है, कौन सी ड्यूटी, पॉजिटिव ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, सिविल ड्यूटी, नेगेटिव ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी आपकी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, इसका राइट आंसर है वो है सिविल ड्यूटी। इसका राइट आंसर है वो क्या है? सिविल ड्यूटी। सिविल ड्यूटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच ड्यूटीज एक्सेप्ट वन टू बी ए गुड सिटीजन, एक्सपेक्ट कि हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा गुड सिटीजन हो। कोरोना के दौरान कि अलग अलग आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए, ये कौन सी ड्यूटी? ये भी सिविल ड्यूटी है आपकी कि ये ऐसा कीजिए आप, ठीक है। जब देश को जरूरत हो मिलिट्री में सेवा देने की आवश्यकता है, वो भी एक किस्म से सिविल आपकी ड्यूटी है। टैक्स पे करना सिविल ड्यूटी आपकी। कम्युनिटी की एक्टिविटी करना ये भी सिविल ड्यूटी है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक ड्यूटी है जो कि आपको एक बेटर नागरिक बनाने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, बेटर नागरिक से एक्सपेक्ट की जाती है। एनीवे, आपसे ये थे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत सारे समझ में आ गए होंगे। जो समझ में कम आए हैं या नहीं आए हैं, उस पर आपको गूगल थोड़े सर्च करके चीजों को आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। कंटिन्यूड इनहेंस है वो करना ही आपकी नॉलेज आधार को बढ़ाएगा और